अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स री स्टार्ट। बच्चों, डिस्टेंस दो प्रकार का बताया गया था आपको। एक होता था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये 4 प्रकार का था। सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फाइनली ऑस्मोसिस। बट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो था, जिसको हम लोगों ने ट्रांसलोकेशन भी बोला था या फिर बल्क फ्लो भी बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन और बल्क फ्लो और मास फ्लो और प्रेशर फ्लो, इसके 4 नाम थे। बेटा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये सिंपल टिश्यू द्वारा हुआ था, बाया सिंपल टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये हुआ था बाया कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ द प्लांट। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है वैस्कुलर बंडल। क्या आता है? वैस्कुलर बंडल। कुछ लोग बोल रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम। बिल्कुल ठीक है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहली बात तो समझ में आई कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है उसी को ट्रांसलोकेशन या बल्क फ्लो या मास फ्लो या प्रेशर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? देखिए ये कहाँ से होता है, ये है जाइलम, जाइलम द्वारा होता है, और ये है फ्लोएम। ये जो ब्लू कलर का ट्यूब है, दिस इज नोन एज जाइलम। यहाँ से देखिए वाटर चला जाएगा, वाटर और मिनरल, वाटर प्लस मिनरल विल मूव अप फ्रॉम रूट टू द स्टेम। और यहाँ पर देखिए पत्तियों के अंदर जो भोजन बना हुआ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो फूड का ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है जनरली किस दिशा में हो रहा है? फूड का ट्रांसलोकेशन जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है वाया फ्लोएम, जबकि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वाया जाइलम। तो इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम देखिए मदद कर रहे हैं किसमें? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। आप खुद बताओ, मान लो एक 15 मीटर लंबा पौधा है, आपको ज़मीन से तो वो 15 मीटर ऊपर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसकी जड़ें तो और भी गहराई में है ना। मान लो 5 मीटर और गहराई में है, 5 मीटर गहराई में सॉइल सरफेस से, तो एक्चुअली में उसकी हाइट तो 20 मीटर हो गई ना। उसको वाटर और मिनरल कितनी दूरी तक पहुंचाना है? 20 मीटर तक। उसको फूड वगैरह कितने नीचे तक लाना है? 20 मीटर गहराई तक। तो इसका मतलब जो एक्चुअली में दिख रहा होता है उससे भी ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, बिकॉज लोकेशन चेंज हो जाती है, कुछ ही घंटों में लोकेशन चेंज हो जाती है। दैट इज़ वाई नोन एज ट्रांसलोकेशन। और लंबी दूरी तय करनी है इसलिए बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखो, एट सम अर्लियर स्टेज यू माइट हैव कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट। आपने शुरुआती दौर में एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? आइए मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन होता है? देखो, एक गमला लिया, इस गमले में एक पौधा लगा हुआ था, उसमें वाइट कलर का फ्लावर था। ठीक है, तो ये वाइट फ्लावर था उसमें लगा हुआ। अब आपने इस टहनी को काट लिया, इस ट्विग को काट लिया। काटने के बाद आपने क्या किया, एक कलरफुल वाटर वाला बीकर था, इसमें कलर्ड वाटर भर दिया आपने, कलर्ड वाटर, मान लो रेड कलर का वाटर भर दिया। और ये जो टहनी है ये इसमें डिप कर दी, ये टहनी आपने इसमें डिप कर दी जिसमें वाइट कलर का फ्लावर लगा हुआ था। अब आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स आप देखोगे
कि ये वाइट से जो हो गया ना, ये कलर्ड हो गया, वाइट से कलर्ड हो गया। इससे पता चलता है कि वैस्कुलर बंडल जो होता है उसके थ्रू ही ये वाटर ऊपर पहुंच रहा था। तभी तो वाइट कलर का फ्लावर था और इसने इस पानी को सक किया। जो कलरफुल वाटर था जो इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट था, इसने उसको सक किया और पानी नीचे से ऊपर पहुंच गया। और इससे हमें पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, वैस्कुलर बंडल के थ्रू, और लंबी दूरी तय करता है। आइए पढ़ते हैं। At some earlier experiment, you might have carried out an experiment where you had placed a twig bearing white color in the colored water। मतलब एक आपने टहनी ली जिसमें वाइट कलर का फूल लगा हुआ था। अब आपने उसको कलरफुल वाटर में डिप कर दिया या रख दिया। फिर आप देखोगे कि उसका कलर जो वाइट था ना, उसका कलर चेंज होने लगता है, कलर बदलने लगता है। वाइट से वही कलर होने लगेगा जिस कलर के वाटर में आपने रखा हुआ है। ऑन एग्जामिन द कट एंड ऑफ द ट्विग आफ्टर फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कलरफुल वाटर जो है वो मूव कर रहा था टहनियों से। अगर आप बीच से टहनी को काट दो, अगर आप यहाँ से इसको टहनी को काट दो और आप देखोगे कि यहाँ से पानी वो बूंद के रूप में आपको दिखेगा कुछ देर में, तो आपको समझ में आएगा कि पानी यहीं से पास हो रहा है। दैट एक्सपेरिमेंट वेरी इजली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वेस्कुलर बंडल। मैंने बोला था ना कि पानी वेस्कुलर बंडल के थ्रू जा रहा था, लेकिन पानी वेस्कुलर बंडल में तो बेटा दो भाग आते हैं। क्या क्या आते हैं वेस्कुलर बंडल में? वेस्कुलर बंडल में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेस्कुलर बंडल इज जाइलम प्लस फ्लोएम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जाइलम प्लस फ्लोएम, इनको मिला के बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। तो पानी कहाँ से जाता है बेटा? पानी जाता है जाइलम से, स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली द जाइलम। नाउ वी हैव टू go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substance upon a plant। मतलब अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट में पानी और अदर सब्सटेंसेस इधर से उधर कैसे जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, क्लियर हो गया? क्या क्या समझ में आया? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? वेस्कुलर बंडल से। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या आता है बेटा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है? मिनरल और वाटर। फ्लोएम से किसका होता है बेटा? फूड का। फूड को ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लोएम में डायरेक्शन कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल, जनरली डाउनवर्ड, बट कभी कभी अपवर्ड भी हो जाती है। जबकि जाइलम में हमेशा और हमेशा क्या होती है? अपवर्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकेशन ट्रांसफ़र हो जाती है, काफ़ी लंबी दूरी तय कर लेती है, इसलिए लोकेशन इसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, लोकेशन बदल जाती है। दैट इज़ वाई नोन एज ट्रांसलोकेशन। और इसको बल्क फ्लो क्यों बोला था? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पदार्थ चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सटेंसेस मूव करेंगे, इसलिए इसको बल्क फ्लो बोला। मास फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत मास में जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे। ठीक है, और प्रेशर फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ऐसा आप देखिएगा, लास्ट जब चैप्टर ख़त्म होगा तब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात बताओ, आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। मैंने आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में बताया कि अगर आप अपने घर के अंदर हो या आप अपने घर के बाहर बाउंड्री के बाहर घूमने जा रहे हो या तो फिर आप अपने पड़ोसी के घर जा रहे हो, तो कैसे जाओगे? ऑब्वियसली पड़ोसी तो आपके घर के आसपास ही रहता होगा। या आप अपने घर के बाहर भी निकल रहे हो तो घर के बाहर ही केवल निकल रहे हो, दूर तो जा नहीं रहे हो। तो अगर आप सेल के अंदर हैं, सेल यानी कि अगर आपका घर को सेल मान लिया और आपको मॉलिक्यूल मान लिया, अगर आपको अपने घर के अंदर रहना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन सी दूरी तय करनी है? शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके थोड़ी दूर जाना है तो भी शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको अपने कॉलोनी में, कॉलोनी यानी टिशू, अगर आपको अपनी कॉलोनी में एक सेल से दूसरी सेल जाना है तो भी शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन इसमें सबसे यूनिक तरीका था बेटा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न काफ़ी कॉमन होता है। तो डिफ्यूज़न काफ़ी कॉमन होता है और मैंने याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, होता है हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये बड़ी स्लो प्रोसेस थी। ठीक है, ये करीब 50 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में 2.5 सेकंड लेती है। 2.5 सेकंड लेती है। अब ज़रा सोचो, आपको आपको एक, अभी बताया था मैंने, करीब 20 मीटर लंबा पौधा है मान लो। इस पूरे पौधे की मैंने आपको लंबाई लगभग मान लो बता दी कि ये 20 मीटर पौधा लंबा है। कितने मीटर है? 20 मीटर लंबा पौधा है।
अगर 50 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में 2.5 सेकेंड्स लग रहे हैं, यानी 2.5 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 20 मीटर की डिस्टेंस को 1 मीटर की एनसीईआरटी में पूछा है, 1 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने में कितना लग जाएगा, तो आपको बता देता हूँ रफली मैनी ईयर्स लग जाएंगे। और ज़रा सोचो 20 मीटर है तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। और तब तक क्या पौधा जिंदा रहेगा? मर जाएगा। पौधा बिना पानी के, बिना खाने के 1 भी मिनट जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म स्टॉप होने से उसकी जो भी फंक्शनल रिएक्शंस यानी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही है दे विल बी स्टॉप। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, इसीलिए छोटी दूरी से काम नहीं चलेगा, आपको लंबी दूरी तय करनी होगी। जैसे कुछ इस एग्जाम्पल को दोबारा समझते हैं। अगर आपको अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह जाना था, या तो आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस करके बाहर आना था, या तो आपको अपने नेबरिंग में कोई पर्सन रह रहा है, नेबर्स में वहाँ जाना था, पड़ोसी के घर जाना था, तब तो आप शॉर्ट डिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तब तो आप पैदल पैदल नहीं जा सकते। चलो मुंबई भी एक बार पॉसिबल है, पैदल कुछ महीनों में पहुँच जाओगे। यहाँ से आपको यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तब तो आप पैदल पैदल पता नहीं पहुँचोगे भी कि नहीं पहुँचोगे, ठीक है। इसीलिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत फास्ट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देयर इज़ नीड ऑफ very fast method of transport which can cover long distance in short time, लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम, जो कम समय में लंबी दूरी तय कर ले, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द प्लांट कैन नॉट बाई डिफ्यूजन एलोन। बोल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस अगर दूरी तय करनी है तो डिफ्यूज़न द्वारा अकेले ये दूरी तय नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो पैदल पैदल असंभव है, ठीक है। डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि पैदल चलना एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस। ये केवल थोड़ी दूरी के लिए मेथड था। ये केवल एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल को थोड़ी दूरी कवर करके जाना था, जैसे अपने घर में या अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके या अपने पड़ोसी के घर जाना था, तब तो ये दूरी कवर की जा सकती थी शॉर्ट डिस्टेंस की। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस द टिपिकल प्लांट सेल। एक प्लांट सेल को क्रॉस करने के लिए डिफ्यूज़न द्वारा अगर इस सेल को क्रॉस करना चाहते हो, जो कि 50 माइक्रोमीटर की दूरी है, उसको क्रॉस करने के लिए 2.5 सेकेंड्स लगेंगे। लिखा है एट दिस रेट मैनी ईयर्स इट वुड टेक फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन अ प्लांट बाई डिफ्यूजन एलोन। मगर अगर आप डिफ्यूज़न द्वारा सोचते हो कि 1 मीटर की दूरी तय कर ली जाए, तो ऐसा पॉसिबल अगर है भी तो इसके लिए आपको सालों लग जाएंगे। और अगर आपका पौधा 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर लंबा है तो उतने का मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक रफ आइडिया ले लें, मान लो अगर 5 साल भी लग जा रहा है, अगर 5 साल भी लग रहा है तो 20 मीटर की दूरी 100 साल में पूरी हो पाएगी। 100 साल में पौधा मर नहीं जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब बच्चों लंबी दूरी तय कैसे की जाती है? लंबी दूरी तय करने के दो तरीके हैं। आइए एक बार हम लोग जरा समझते हैं इस बात को। देखिए लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल, वाटर प्लस मिनरल को कहाँ जाना है? ऊपर स्टेम तक। और यहाँ पर क्या है, स्टेम से रूट तक। वाटर और मिनरल को रूट से जाना था स्टेम तक, और यहाँ पर स्टेम के पास पत्तियाँ लगी तो यहाँ फूड बना हुआ है। फूड को कहाँ आना है? नीचे रूट तक। फूड को आना है रूट तक, ये देखिए मैं एरो बना देता हूँ। और वाटर और मिनरल को जाना है स्टेम तक। तो जो फूड बना है लीफ में वो स्टेम के द्वारा होते हुए, स्टेम के फ्लोएम के द्वारा होते हुए, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में बना है यहाँ पर फूड। फूड यहाँ पर बल्क अमाउंट में बना हुआ है, बल्क या मास अमाउंट में बन गया है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया है। तो वहाँ से किधर आएगा? कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ आएगा। यानी
चीज़ें बहुत तेज़ी से जहाँ बन रही हैं वहाँ से अपोजिट दिशा में जा रही है। यहाँ पर मिनरल और वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ऊपर इनकी कमी है, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। तो यानी ये जो वाटर और मिनरल है ये यहाँ पे है बल्क या मास में। वाटर एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन द बल्क और मास एट रूट लेवल, वाइल फूड फूड प्रेजेंट इन द बल्क और मास एट द लीफ लेवल। तो अब आप बताओ, इसको लीफ से रूट की तरफ आना है, इसको जाना है फ्रॉम द रूट टू द स्टेम। तो फिर बताइए, ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब प्रेशर का अंतर हो। देखो इस तरफ का प्रेशर होना चाहिए हाई, रुकिए मैं लिख देता हूँ। चीज़ें नीचे यहाँ पर तभी आ पाएंगी जब इधर का प्रेशर कैसा हो, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। इधर का प्रेशर कैसा हो, लो, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से चीज़ें किधर आ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ चली आएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए चीज़ें इधर से इधर जानी है, तो यहाँ पर रूट में कैसा प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर। यहाँ पर कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर। तो एक चीज़ समझ में आई, ट्रांसलोकेशन या बल्क फ्लो या मास फ्लो तभी होगा जब प्रेशर डिफरेंस हो दो पॉइंट के बीच में। ट्रांसलोकेशन और बल्क फ्लो और mass flow is only takes place when there is difference of pressure, there is difference of pressure between the 2 points, between the 2 points। देखिए मैं बिटवीन को ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, B/W, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये था, इधर हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, तो पानी चला गया ऊपर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ चेक करिए, यहाँ ऊपर हाई प्रेशर था और नीचे लो प्रेशर था, तो यहाँ पे पानी चला गया है नीचे। अब बेटा प्रेशर भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्रेशर भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई नदी बह रही हो, जैसे फ्लोइंग रिवर। प्रेशर के कारण क्या होगा, फ्लोइंग रिवर, जैसे रिवर फ्लो कर रही है ना। जैसे मान लो मैं कानपुर में हूँ, तो कानपुर में गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा नदी का प्रेशर जो है कानपुर में ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से कानपुर में बह रही है। अब इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद गए, तो इसका जो बहाव है वो कानपुर से इलाहाबाद की तरफ क्यों है, क्योंकि बेटा कानपुर में प्रेशर कैसा है, हाई, और इलाहाबाद में प्रेशर कैसा है, लो। तो नदी क्या होगी, किधर बहेगी, नदी बहेगी फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद या प्रयागराज। इसी तरीके से जरा सोचो, इधर फूड का प्रेशर है हाई, फूड का जो प्रेशर, जो भी फूड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो या टर्गर प्रेशर हो, ये प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और इस तरफ टर्गर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, इसी कारण चीज़ें हाई प्रेशर से लो की तरफ थ्रो कर दी जाएंगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पर टर्गर प्रेशर कम होगा, इसी वजह से चीज़ें क्या होंगी, ऊपर की तरफ थ्रो कर दी गई या फेंक दी गई। बिल्कुल ये रिजेंबल करेगा जस्ट लाइक अ फ्लोइंग रिवर, जस्ट लाइक अ फ्लोइंग रिवर। जैसे एक नदी बहती है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी प्रकार हमारा जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है वो हमेशा जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और याद रखिएगा डिफ्यूज़न में क्या होता था, डिफ्यूज़न द्वारा ये संभव नहीं है। एक तो डिफ्यूज़न द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस संभव नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, इम्पॉसिबल है। नंबर टू, आपको क्या बताया था कि डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल जो थे ना वो कैसे थे, इनडिपेंडेंट थे, रैंडमली फ्लो कर रहे थे इधर उधर, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। मैं मानता हूँ कि उनका नेट मूवमेंट किस तरफ था, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इनका जो डायरेक्शन था वो रैंडम था, इसलिए यहाँ मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट थे। लेकिन जब नदी बहेगी तो नदी का एक मॉलिक्यूल अगर इधर से इधर बह रहा है तो नदी में पानी का दूसरा मॉलिक्यूल भी इधर ही बहेगा, तीसरा मॉलिक्यूल भी इधर ही बहेगा, चौथा मॉलिक्यूल इधर ही बहेगा। यानी यहाँ पर डिफ्यूज़न के केस में मॉलिक्यूल कैसे थे, इंडिपेंडेंट। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन का केस है या मास फ्लो या बल्क फ्लो का केस है, उसमें चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, और बिल्कुल सेम पेस से जाएंगे। बिल्कुल नदी की आप देखिए जो स्पीड होती है वो सेम स्पीड होती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसी तरीके से ये सेम पेस से जाएंगे, ठीक है। और प्रेशर के कारण ही जाएंगे, हमेशा जाएंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
अब बेटा ये प्रेशर दो तरीकों का हो सकता है। जैसे मान लो किसी चीज को धक्का दिया गया, रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, अब आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो आप कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक या पेप्सी आपने पी है। जब आप पेप्सी पीते हो, पेप्सी की बॉटल ऐसी होती है, इसमें पेप्सी भरी हुई है। अब आप इसको स्ट्रॉ से पीते हो। जब स्ट्रॉ से पीते हो तो आप क्या करते हो, इसको सक करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्शन फोर्स लग रहा है। यानी ये कैसा प्रेशर हुआ, निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब आप पेप्सी पीते हो या किसी स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं, इसमें जो स्ट्रॉ का उपयोग किया आपने, ठीक है, इसमें जो स्ट्रॉ का उपयोग किया वहां आपने सक्शन प्रेशर लगाया। सक्शन प्रेशर लगाया यानी निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से पानी को खींच लिया जा सकता है। यहाँ से पानी को खींचा जाएगा ट्रांसप्रेशनल पुल द्वारा। कैसे, ट्रांसपायरेशनल पुल द्वारा। पहला तरीका ये है कि प्रेशर या तो निगेटिव लगेगा, अगर निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा गया तो चीज़ों को पुल कर लिया जाएगा, और पुल करने के लिए काम आता है ट्रांसपायरेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसपरेशनल पुल। तो ट्रांसपरेशनल पुल कैसा प्रेशर है बेटा, निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। एक थ्योरी तो ये कहती है कि निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण पानी ऊपर चढ़ता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बेटा रूट धक्का लगाता है इसको, रूट इसे पुश करता है। देखो अब की बार पुल नहीं आएगा, पुश करेगा। रूट पुश द वाटर, रूट पानी को पुश कर देता है, ये दूसरी थ्योरी है। ठीक है, दूसरी थ्योरी है, इसका नाम होता है रूट प्रेशर थ्योरी। इसका नाम होता है रूट प्रेशर थ्योरी। पानी के ऊपर चढ़ने के लिए दो थ्योरी दी गई। एक थ्योरी कहती है कि देखो जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हो, वैसे ही ट्रांसपायरेशन क्या कर देता है, पानी के मॉलिक्यूल को खींच लेगा। ऊपर ऊपर पानी का मॉलिक्यूल खींचेगा तो नीचे रूट में एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी थ्योरी कहती है, रूट रूट प्रेशर थ्योरी कहती है कि पानी को पुश किया जाएगा। यानी यहाँ निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, और रूट थ्योरी में ये कैसा प्रेशर होगा, रूट थ्योरी में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसका बेस्ट, जैसे इसका एग्जांपल था स्ट्रॉ, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, जैसे गार्डन होस। गार्डन होस क्या होता है, जब आप गार्डन में पानी देते हो रबड़ की पाइप से, तो जैसे ही पानी के टैप को आप ओपन करते हो तो पानी के टैप तेजी से प्रेशर के कारण पानी बाहर आता है। तेजी से प्रेशर के कारण पानी बाहर आता है, यानी पानी धक्का देते हुए बाहर आ जाता है पाइप से। तो यहाँ पे पुश हुआ कि पुल हुआ, पुश हुआ, और इसीलिए यहाँ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ। यहाँ हमें पुश करना पड़ा। ठीक है, जबकि यहाँ पे सक करना पड़ा। तो कितने तरह के प्रेशर होंगे बेटा, देखो अभी अभी हमने क्या सीखा, शॉर्ट डिस्टेंस द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो सकता। फिर हमने बताया शॉर्ट डिस्टेंस में मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस में डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक नदी, बहती हुई नदी में मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट थे, ठीक उसी प्रकार। फिर हमने बताया इसका कारण था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। अब देखो फिर कहा गया कि ये प्रेशर दो तरीके हो सकते थे, या तो कि किसी चीज़ को सक्शन की तरह खींच लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल दिया था स्ट्रॉ, यानी निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये थ्योरी आई ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। जबकि दूसरी थ्योरी एक और दी गई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पानी को धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, पानी को खींच लिया जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पानी को धक्का मार के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। बट सबसे बेस्ट थ्योरी बेटा अब तक की ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी है, जो कि हम लोग अपने सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रूट धक्का देता है ये थ्योरी बेस्ट है कि ट्रांसपायरेशन खींचता है ये थ्योरी बेस्ट है। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रांसपायरेशन खींचता है ये थ्योरी बेस्ट है। ट्रांसप्रेशनल पुल का एग्जांपल स्ट्रॉ, सक्शन बाय स्ट्रॉ। ये निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कि पॉजिटिव, निगेटिव। जबकि रूट प्रेशर कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, गार्डन होस। और इसका क्या एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल था स्ट्रॉ, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। गार्डन होस यानी जो टैप होता है ना, नल, इससे पानी निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म,
लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव टू द लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पौधे होंगे और जितने ज़्यादा बड़े बड़े पौधे होंगे उनमें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी तो लंबी दूरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चीज़ें बन कहीं और रही हैं और पहुंचाना उन्हें कहीं और है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जैसे ये एग्जांपल वही है जैसे मैंने आपको बोला था। ये 20 मीटर लंबा पौधा है, 15 मीटर था, लेकिन एक्चुअली में उससे भी ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना था क्योंकि 5 मीटर गहराई तक क्या थी इनमें, जड़े। तो कभी कभी क्या होता है लंबी दूरी तक, अब आप यूकेलिप्टस को ही बात कर लो, वो लगभग 112 मीटर 115 मीटर तक लंबा है। सिकोया भी 115 मीटर तक लंबा है। ठीक है, लेकिन सिकोया यूकेलिप्टस से भी ज़्यादा बड़ा है। तो अल्टीमेटली क्या है, इनमें तो बहुत लंबी दूरी तय करनी होती होगी, इसीलिए क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होता। तो देखो क्या लिखा है, सम टाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन। किसका प्रोडक्शन बेटा, फूड का प्रोडक्शन। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। एंड साइट ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ पे होता है, फूड का स्टोरेज कहीं ना कहीं होगा, जैसे रूट में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, कहीं और हो सकता है। आर टू फॉर फ्रॉम ईच अदर, मतलब पत्तियां हैं बहुत ऊपर और रूट है काफ़ी नीचे। यहाँ खाना बना और यहाँ खाना स्टोर होना है, तो दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय डिफ्यूज़न या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कौन से मेथड है, शॉर्ट डिस्टेंस की लॉन्ग डिस्टेंस मेथड, ये है शॉर्ट डिस्टेंस मेथड। ये सफिशिएंट नहीं होते, इसीलिए एक स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। कैसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। बिकम्स नेसेसरी सो एज टू मूव द सब्सटेंस अलॉन्ग द लॉन्ग डिस्टेंस, जो चीज़ों को कहाँ ले जाए, लंबी दूरी तक। और किस रेट से ले जाए, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, फास्टर रेट से कि स्लो रेट से, फास्टर रेट से। अगर आप पैदल पैदल गए अमेरिका तो पता नहीं कितने साल में पहुंचेंगे, पहुंचेंगे भी कि नहीं, लेकिन अगर फ्लाइट के थ्रू गए तो 10-12 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल कैसे जाते थे, वाया जाइलम। जबकि फूड कैसे जाता था, फूड जाता था वाया फ्लोयम, यही लिख देते हैं, वाया फ्लोयम। आर जनरली मूव्ड बाय द मास फ्लो और बल्क फ्लो सिस्टम। मतलब ये जाएगा कैसे, मास फ्लो या बल्क फ्लो, यानी काफ़ी तेज़ी से जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगा। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ substances in the bulk or in the mass from one point to another point as a result of pressure difference between the 2 point। क्या बताया था, प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही चीज़ें 2 पॉइंट्स के बीच जाती हैं। यानी कि कहाँ से, रूट से पहुँच जाएंगी मिनरल, और वाटर कहाँ तक पहुँच जाएगा, स्टेम तक पहुँच जाएगा। इसका कारण क्या था, इधर हाई प्रेशर था, इधर का प्रेशर हाई था, इधर का प्रेशर लो था। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जो लीफ था स्टेम में लगा हुआ, वहाँ पर फूड ज़्यादा था। ठीक है, और उसको रूट तक पहुँचाना था, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, प्रेशर लो होगा। तो इसलिए लिखा है दो दो सिस्टम के बीच में तभी चीज़ें जाएंगी जब प्रेशर का डिफरेंसेस ज़्यादा हो। इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट द सब्सटेंसेस वेदर इन सोल्यूशन और इन सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलॉन्ग द सेम पेस। बोल रहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सोल्यूशन के फॉर्म में हो या किसी सस्पेंशन के फॉर्म में, वो फ्लो करेगा, वो बहेगा बिल्कुल सेम करंट से, जैसे कि एज इन ए फ्लोइंग रिवर, जैसे नदी वाला एग्जांपल दिया था ना, बहती हुई नदी। दिस इज अनलाइक द डिफ्यूजन, ये बहती हुई नदी बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह नहीं काम करेगी, क्योंकि नदी बह रही है लॉन्ग डिस्टेंस सिद्धांत पे, और आप बोल रहे हो डिफ्यूज़न जो कि शॉर्ट डिस्टेंस का सिद्धांत है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के सिद्धांत अलग होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। वेयर डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इंडिपेंडली, देखो डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था, डिफरेंट मॉलिक्यूल इंडिपेंडली मूव कर रहे थे ऑन दियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन बल्क फ्लो में यानी लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा, ऐसा ऐसा कैसे होगा, ऐसा दो तरीक़ों से संभव हो सकता है। या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना करके संभव है, उदाहरण क्या बताया था, गार्डन होस, यानी कि जो हमारे गार्डन में पानी की पाइप होती है वो कैसे थे, जैसे ही आपने पाइप, पानी की टोटी को खोला या पानी के टैप को खोला, तुरंत पानी तेजी की धारा के साथ बहने लगा। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, ये हुआ पॉजिटिव प्रेशर वाला एग्जाम्पल। और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला एग्जाम्पल क्या बताया था बेटा, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, पेप्सी पीते हो तो उसको खींचते हो, तो ये वाली थ्योरी आ गई बेटा, कौन सी,
ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक थ्योरी आ गई, रूट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि पानी और मिनरल को, पानी को ढकेल करके ऊपर भेज दिया जाता है, ये थी रूट थ्योरी। ये पॉजिटिव थ्योरी थी कि निगेटिव, मतलब पॉजिटिव प्रेशर थ्योरी थी कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्रेशर थ्योरी थी। एक दूसरी थ्योरी सामने ये आई, इसका क्या नाम था, इसका नाम था ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी, मतलब चीज़ों को सक्शन कर लिया जाएगा, ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। इस ये निगेटिव प्रेशर क्रिएट करती कि पॉजिटिव, तो निगेटिव प्रेशर, यानी पानी को खींच लिया जाएगा पत्तियों द्वारा। क्लियर हो गया। अब देखो, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जो भी सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, वाटर, मिनरल वाया जाइलम, और फूड वाया फ्लोएम, थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू, और दोनों को मिला के वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हो। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इस तरह के बल्क मूवमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन या मास फ्लो या बल्क फ्लो। और चूंकि प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही हो रहा था, इसलिए बेटा क्या बोलेंगे, प्रेशर फ्लो। डू यू रिमेंबर स्टडिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। एनाटमी आपने बच्चों पढ़ी होगी, तो उसमें आपने सबका क्रॉस सेक्शन पढ़ा होगा, तो आप जानते होगे कि वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब हायर प्लांट में क्या क्या आएगा बेटा, हायर प्लांट में क्या आता है बताओ जरा। हायर प्लांट में आता है जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ये तो बहुत हायर है। इससे थोड़ा लोअर चले तो टेरिडोफाइटा। तो तीन आते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे एडवांस होता है एंजियोस्पर्म। तो हायर प्लांट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। कौन से हायर प्लांट बेटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको, एनसीईआरटी की ही बातें हैं, देखो जहाँ पे एनसीईआरटी का लोगो लगा है मतलब ये एनसीईआरटी की बातें। जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जाइलम द्वारा केवल वाटर और मिनरल जाता है, लेकिन ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये देखो, फ्लोएम का कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया, फ्लोएम का पार्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, फूड इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, जाइलम की तरफ, जाइलम से भी कुछ चीज़ें यहाँ जा रही हैं, तो यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। ठीक है, चलिए एक और फिगर दिखाते हैं, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए यही फिगर मैं आपको दिखा रहा था पहले भी, आइए इसी से समझते हैं। तो आप देखो चीज़ें, ये फूड कहाँ से कहाँ जा रहा है, फूड जा रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट सेल। ठीक है, इधर से इधर जा रहा है फूड। इज इट क्लियर, दिख रहा है ना साफ साफ कि फूड जा रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट। अब पानी और मिनरल किधर जा रहा है, पानी और मिनरल जा रहा है फ्रॉम रूट टू स्टेम। लेकिन अब आप देख रहे हो, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, दोनों को मिला करके क्या बोल सकते हैं, वैस्कुलर बंडल। दोनों को मिला के वैस्कुलर बंडल बोल देते हैं। तो जब भी कभी ट्रांसपोर्ट होता है तो कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ चली जाती है, वाटर यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, वाटर यहाँ से यहाँ आ जाता है। जब वाटर वापस जाता है तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ भी आ जाते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी यहाँ से यहाँ आ जाता है। यहाँ से यहाँ वाटर आ गया, और यहाँ से यहाँ क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल भी आ गया। तो इसका मतलब हम ये कैसे कहेंगे आज के बाद, आज के बाद क्या कहेंगे, देयर इज एक्सचेंज ऑफ सम मटेरियल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। देयर इज एक्सचेंज ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, एक्सचेंज ऑफ सम मटेरियल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है तो देखो यहाँ से यहाँ चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं। ये देखो एक्सचेंज, ये देखिए एक्सचेंज हो गई। अब जरा सोचो, जाइलम में क्या था, वाटर था, मैं मानता हूँ, मिनरल भी मैक्सिमम था। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी तो यहाँ से आ गया, प्लस सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्लस यहाँ से हार्मोन भी आ गया।
प्लस हार्मोन्स भी आ गया। इधर देखो, फ्लोएम में क्या चला गया, फ्लोएम में क्या होता है, मैं मानता हूँ कि फूड होता है, फ्लोएम में फूड होता है यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फूड यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेकिन वहाँ से एक्सचेंज होकर के थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में सम वाटर भी आ गया, कुछ अमाउंट में वाटर भी आ गया, कुछ अमाउंट में मिनरल भी आ गया। तो आज के बाद हम क्या बोलेंगे, आज के बाद हम बोलेंगे कि जाइलम में सिर्फ वाटर और मिनरल ही नहीं बल्कि कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस और हार्मोन भी होते हैं। इसी तरह फ्लोएम में सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही नहीं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे वाटर और मिनरल। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन देयर इज एक्सचेंज ऑफ सम मटेरियल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट क्लियर? आइए एनसीईआरटी में आगे बढ़ें इसी पॉइंट को। और ये नीट में आया था बेटा, नीट 2019 में यही लाइन आई थी, सेम यहीं से लाइन उठाई गई थी। ये वाली लाइन थी जो रेड कलर से बताया, जाइलम इज एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर एंड मिनरल। देखो मेनली वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन कर रहा था, बट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी चले गए। अब बताओ ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन कहाँ से आया, ये आया वाया फ्लोएम, ये फ्लोएम द्वारा चला गया। इसी तरह फ्लोएम ट्रांसलोकेट ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अच्छा तो उसमें इनऑर्गेनिक कहाँ से आ गए, इनऑर्गेनिक में आ गए वाटर और मिनरल, ये कहाँ से आ गए, ये आया वाया, जैसे ये फ्लोएम से आया था ये आया वाया जाइलम, मेनली फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब फ्लोएम ले जाता है लीफ से अदर पार्ट में, और जो जाइलम है वो वाटर मिनरल सम ऑर्गेनिक मटेरियल और हार्मोन्स इसको ले जाता है फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट यानी स्टेम या लीफ को। इज इट क्लियर? अब देखते हैं हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, प्लांट वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये रूट, देखो रूट में होती है रूट हेयर, रूट में होता है एक जोन ऑफ मैचुरेशन। अगर आपने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है। जोन ऑफ मैचुरेशन में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर, जो बहुत फाइन होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन की बनी होती है। और मैंने आपको इम्बिबिशन में पढ़ाया था कि पैक्टिन की जो इम्बिबिशन पावर है वो अगर अगर से कम है लेकिन बाकियों से ज़्यादा है, ठीक है। तो पैक्टिन वाटर लविंग सब्सटेंसेस है और इसकी सेल वॉल काफ़ी थिन होती है और ये कैपिलरी वाटर के टच में रहता है। कौन सा वाटर लेता है, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को बच्चों चेसार्ड भी कहते हैं। The only water which is taken from the soil by the root is known as capillary water या चेसार्ड। तो ये यहाँ से पानी को ले लेता है, ये पानी को यहाँ से ले लेता है। अब लेने के बाद ये पानी को दो तरीकों से आगे फॉरवर्ड करेगा। एक तरीके को बोलते हैं एपोप्लास्ट और दूसरे को सिम्प्लास्ट, जिसको हम अभी डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है पहले समझिए, वी नो दैट रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू द प्लांट। अच्छा रूट में भी रूट नहीं एब्जॉर्ब करता बेटा, रूट का हेयर एब्जॉर्ब करता है। रूट का हेयर, रूट का हेयर बेटा यूनिसेलर होता है कि मल्टी सेलुलर, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। हाँ तो ये होता है यूनिसेलुलर, जबकि स्टेम के ऊपर जो हेयर पाए जाते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, उनको ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट द रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इन प्लांट्स ऑब्वियसली, दैट इज वाई वी अप्लाई वाटर ऑन द सॉइल नॉट ऑन द लीफ। बोल रहा है कि जड़ें जड़ें जो होती हैं या रूट जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तभी तो आप गमलों में या पानी कहाँ डालते हो गार्डन में, पौधों के ऊपर या फिर सॉइल में, तो सॉइल में डालते हैं, पत्तियों पे नहीं डालते हैं। अगर आप पत्तियों पे डालते भी हो तो पत्तियां गंदी हो गई हैं इसलिए, धूल के कारण वो गंदी हो गई हैं, उस धूल को हटाने के लिए आप करते हो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी
of the absorption of water and mineral is more specifically the function of root hair. देखो आ गई वही बात कि ये किसका फंक्शन है, रूट हेयर का. दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस एट द टिप ऑफ रूट. ये टिप ऑफ रूट में पाए जाते हैं, लेकिन किस जोन में, जोन ऑफ मैचुरेशन. रूट हेयर्स आर थिन वॉल्ड, मैंने बताया था, ये देखो थिन वॉल्ड लिखा था. रूट हेयर थिन वॉल्ड होते हैं, पतले होते हैं काफ़ी, और आपको पता है जल्दी जल्दी मर जाते हैं, और पुराने मरते चले जाते हैं, नए बनते चले जाते हैं. मतलब दे आर वेरी डेलिकेट एंड दे आर इजली रिप्लेसेबल. मतलब ओल्ड इज रिप्लेस बाय यंगर वन. ठीक है. तो देखिए क्या होता है, रूट हेयर की दीवार जो होती है वो काफ़ी पतली होती है, और ये काफ़ी पतले खुद भी होते हैं. और ये रूट हेयर जो होते हैं रूट की एपिडर्मिस सेल से लगे होते हैं बेटा. इसीलिए एपिडर्मल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर. जब हम एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा की हम बात करते हैं, तब तो उसको एपिडर्मिस या एपिब्लेमा बोलते हैं. लेकिन जब उसके रूट हेयर को इंक्लूड कर लेते हैं, जब रूट हेयर्स को इंक्लूड कर लिया जाए, तब इसको बोलते हैं पिलीफेरस लेयर. इसलिए कई बुकों में आपने देखा होगा पिलीफेरस लेयर. तो पिलीफेरस लेयर क्या होती है बेटा, ये कुछ और नहीं है. पिलीफेरस लेयर तब बोलते हैं जब एपिडर्मिस ऑफ रूट में रूट हेयर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए. मतलब जिन एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स लगे हुए हैं, तब उस तरह की रूट पूरी लेयर को हम पिलीफेरस लेयर बोलने लगते हैं. तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बेटा. अब अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल फास्ट हो जाएगा. ठीक है. वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग द मिनरल सोल्यूट बाय द रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन. देखिए इस लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया है. वाटर जो होता है वो मिनरल के साथ एब्जॉर्ब होता है कि बिना मिनरल के, मतलब मिनरल के साथ एब्जॉर्ब होता है. मतलब वाटर अकेले एब्जॉर्ब नहीं होता है, मिनरल एब्जॉर्ब होगा और वाटर, दोनों लगभग एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं. तभी जब भी बात आती है तो हम हमेशा बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द मिनरल सोल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूछा जा सकता है कि वाटर जो होता है एब्जॉर्ब करता है अलोंग द मिनरल सोल्यूट्स बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय डिफ्यूजन. और बताओ, पानी के डिफ्यूजन अगर किसी कोलाइडल सब्सटेंस द्वारा हो जाए तो उसको हम इम्बिबिशन बोलते हैं. तो देखो बेटा, इम्बिबिशन भी सही ऑप्शन हो सकता है और डिफ्यूजन भी, क्योंकि डिफ्यूजन हो ही रहा है. ठीक है. पैक्टिन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इम्बिबिशन. और अगर पैक्टिन ना दिया हो, अगर ऐसे पूछे वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द मिनरल सोल्यूट बाय द रूट हेयर्स, तो आप बताना प्योरली बाय डिफ्यूजन, बिकॉज इम्बिबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर बाय द हाइड्रोकोलाइडल्स ड्यू टू द हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस. एक बार पानी एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर से, तो पानी एब्जॉर्ब होकर के डीप पार्ट तक चला जाएगा. कितने वे से जाएगा, दो वे से जाएगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट. ठीक है. आइए हम लोग एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को समझते हैं. इसके पहले रूट की थोड़ी एनाटमी को समझते हैं बेटा. रूट की एनाटमी को समझते हैं थोड़ा. तो देखिए, देखिए ये सबसे पहले रूट हेयर है, ये रूट हेयर है. रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस सेल होती है, और एपिडर्मिस सेल प्लस रूट हेयर को मिला के पिलीफेरस लेयर बोलते हैं, अभी भी बताया. फिर आगे देखो, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है बेटा. ठीक है. कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स की ही जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं. ठीक है. ये क्या है, ये जनरल कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स में भी दो जोन होते हैं, एक जनरल कॉर्टेक्स और एक इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं. तो पहले, सबसे पहले क्या होगा, एपिडर्मिस. दूसरा क्या होगा, कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में कितने जोन होते हैं, दो, एक जनरल कॉर्टेक्स और एक एंडोडर्मिस. बच्चों, एंडोडर्मिस की दीवार में देखो ये एक बैंड पाया जा रहा है पर्पल कलर का. ये जो बैंड पाया जा रहा है इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप. क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप. जो किसकी बनी होती है, सुबैरिन प्लस थोड़ा बहुत लिग्निन भी होता है. सुबैरिन और लिग्निन ये इम्परमिएबल होते वाटर के लिए, इम्परमिएबल टू वाटर. सुबेरिन एंड लिग्निन दोनों फैटी सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी के लिए इम्परमिएबल होंगे बेटा. तो इसीलिए ये अब पानी को यहाँ से अलाउ नहीं करेगी. ठीक है. इसीलिए देखो, जो पहले समझ लीजिए, एनाटॉमी समझिए. पहले एपिडर्मिस था, फिर कॉर्टेक्स था. कॉर्टेक्स में भी दो सब जोन थे, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस.
अब एंडोडर्मिस में कौन सी स्ट्रिप पाई जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है? सुबेरिन प्लस लिग्निन, जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। फिर इसके अंदर होता है बेटा स्टील। स्टील के अंदर जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं, ठीक है। स्टील के अंदर 3 भाग होते हैं। एक होता है वेस्कुलर, पहला होता है पेरीसाइकिल। तो यहाँ की जो सेल होती है, ये इधर की तरफ जो सेल होंगी वो पेरीसाइकिल होंगी। इसमें भी 3 भाग होते हैं, मैं आपको बता दूं। पेरीसाइकिल, और अंदर गहराई में जाओगे वेस्कुलर बंडल, और सबसे अंदर होता है पित्त। सबसे अंदर होता है पित्त। तो हमको तो सिर्फ वेस्कुलर बंडल तक आकर के रुक जाना है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल तक हम लोगों को रुक जाना है। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में इसीलिए फिगर दिया है। सबसे पहले रूट हेयर होगा, इसमें दिया नहीं है। फिर होगा एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद फिर एंडोडर्मिस। ये जनरल कॉर्टेक्स है। जनरल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में ये देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद जाइलम, और जाइलम के बाद सबसे सेंट्रल पार्ट को पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त। तो एनाटमी तो क्लियर हो गई आपको। अब आइए देखते हैं। अब इसमें 2 तरीकों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है बेटा। ये देखो, ये क्या है? ये है सेल वॉल, और ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के बीच के गैप द्वारा पानी आएगा, ठीक है। अगर दोनों के बीच के गैप से पानी आ रहा है, दोनों के बीच में गैप होता है, अगर इसके द्वारा पानी और मिनरल एब्जॉर्ब होकर के आ रहा है, ठीक है। या फिर इंटर सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस। अब देखो, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में ये देखो स्पेस है। अगर यहाँ के थ्रू आ रहा है पानी, तो क्या होता है? जैसे कॉर्टेक्स की सेल कॉर्टेक्स की सेल पैरेनकाइमा की बनी होती है। कॉर्टेक्स की सेल पैरेनकाइमा की बनी होती है, और पैरेनकाइमा जो होते हैं लूजली प्लेस्ड सेल होती हैं, लूजली प्लेस्ड सेल। और जो पैरेनकाइमा लूजली प्लेस्ड सेल होती है, तो उनके बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ कौन सा मेथड काम करेगा? एपोप्लास्ट की सिम्प्लास्ट। तो एपोप्लास्ट काम करेगा, याद रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो मैजेंटा कलर का लिखा हुआ है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये मैजेंटा कलर से जो लिखा हुआ है, जो कि जा रहा है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के गैप से, या तो 2 सेल के बीच के स्पेस से, इस डेड पार्ट से जा रहा है। ये डेड पार्ट से जा रहा है, और जाते 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 इसने एपिडर्मिस को क्रॉस किया। एपिडर्मिस को क्रॉस करने के बाद फिर देखो ये क्या करता है, ये वहाँ से कॉर्टेक्स की सेल को क्रॉस करता है। कॉर्टेक्स की सेल को क्रॉस करके एंडोडर्मिस की सेल को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन एंडोडर्मिस की सेल किसकी बनी थी? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप पानी के लिए परमेबल थी कि इम्परमेबल? इम्परमेबल। इसीलिए अब ये मेथड फेल हो जाएगा। इसीलिए देखो ये कलर यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब ये इस मेथड द्वारा अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप पानी के लिए इम्परमेबल है। इसीलिए अब ये किस मेथड से जाएगा, इसको हम समझते हैं किस मेथड से जाएगा। अब ये इस मेथड से जाएगा, सेल के अंदर होते हुए। ये सेल को क्रॉस करके अब नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे रास्ता रुका हुआ है। यहाँ पे जो वे था इसका जाने का, यहाँ से गया और यहाँ फुर यहाँ से चला गया तेजी से। यानी कि बहुत तेजी से आता है, बहुत फास्ट मेथड है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। इसको कोई रोकने वाला चेक पॉइंट नहीं है। अगर चेक पॉइंट नहीं है तो बिना किसी रोक टोक के फुर से चला आता था। लेकिन कहाँ पर इसको रोकने के लिए चेक पॉइंट मिल गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसलिए चेक पॉइंट मिल गया कि कहीं कोई हैवी मेटल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर न कर जाएं। इसलिए चेक पॉइंट तो होना ही चाहिए। इसीलिए एक चेक पॉइंट था इसके लिए, और ये इस चेक पॉइंट को चेक करने के लिए इसको सेल के अंदर से गुजारना पड़ा। सेल के अंदर से इसको गुजारना पड़ा। जब सेल के अंदर से गुजरा, तब ये किस मेथड से का पार्ट बन जाएगा? सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट का पार्ट बन जाएगा। अब देखो सिम्प्लास्ट क्या होता है। इसमें पानी इस स्पेस से ना आ करके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से आता है। ये देखो सेल के साइटोप्लाज्म से आ रहा है, और देखो ये एक सेल की बाउंड्री है, ये दूसरे सेल की बाउंड्री है। इनको क्रॉस भी करना पड़ रहा है। इसलिए पहला चेक पॉइंट यहाँ लगा, चेक पॉइंट यहाँ लगा तो स्पीड स्लो हो गई, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच में, 2 प्लांट सेल के बीच में जो होल होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये पॉइंट क्या था बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा से इसको होकर के गुजरते हुए अंदर आना पड़ रहा है। अब इसकी स्पीड स्लो हो गई थी, इसीलिए अब चक्कर काटा साइटोप्लाज्म में, चक्कर काटा और इसकी स्पीड बढ़ा दी। फिर यहाँ से देखो चेक पॉइंट हुआ आया तो फिर स्पीड स्लो हो गई। फिर यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा से गुजरा, दूसरी सेल में आया, फिर इसका चक्कर काटा, फिर स्पीड बढ़ा दी गई। फिर देखो इसने प्लाज्मोडेस्माटा से गुजरा तो सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ा, इसलिए फिर स्पीड स्लो हो गई। फिर चक्कर काट के स्पीड को मेंटेन कर ली। चक्कर काटना यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
फिर देखो, फिर यहाँ पे ये आया कि बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए इसकी स्पीड कैसी होती है, स्लो। इसको एक ही चेक पॉइंट से गुजरना है, इसलिए स्पीड कैसी है, फास्ट। ठीक है। और इसको क्यों चेक पॉइंट से, बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ रहा है, इतने सारे चेक पॉइंट से इसलिए गुजरना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर से जा रही है तो उसको बार बार चेक किया जाएगा कि कहीं कोई हैवी मेटल ड्रग्स तो नहीं है, कहीं हैवी मेटल ड्रग्स या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो नहीं है। यानी बार बार कई पॉइंट पर काम किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, चेक पॉइंट नहीं होते, तो सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसीलिए कई सारे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसकी स्पीड हो जाती है स्लो। एस मतलब सिम्प्लास्टिक, एस मतलब स्लो। और एपोप्लास्टिक जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, फुर्र, तो एफ। ठीक है। ये बहुत तेज़ी से होता है। और सेल से किसको नहीं गुजरना पड़ेगा, एपोप्लास्ट को, इसीलिए इसकी स्पीड कैसी होगी, फास्ट। किसको सेल के अंदर से गुजर के आना पड़ेगा, तो आप बताओगे सिम्प्लास्ट को, और गुजर के आना पड़ेगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ बैरियर है इसीलिए ये स्लो हो जाएगी स्पीड। इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म बार बार चक्कर काटता रहता है, यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विल हेल्प इन द सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। अब देखो, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, अब ये सीधे फिर अंदर गया, फिर साइटोप्लाज्म में चक्कर काटा, फिर ये आ गया। फाइनली ये यहाँ पर कैसे आया बताओ। जाइलम के अंदर प्रवेश करने का कौन सा तरीका था, जाइलम के अंदर प्रवेश करने का तरीका था सिम्प्लास्ट। यहाँ तक देखो, एंडोडर्मिस के पहले तक, एंडोडर्मिस के पहले तक एपोप्लास्ट काम कर रहा था, लेकिन सिम्प्लास्ट देखो एंडोडर्मिस की वजह से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये इस एंडोडर्मिस से गुजर के नहीं आ रहा, बल्कि ये तो सेल के अंदर से गुजर के आ रहा है। एंडोडर्मिस तो यहाँ होती है ना, दो सेल वॉल के बीच में होती है, इसीलिए ये सेल के अंदर से आ रहा है। सेल के अंदर से आ रहा है तो सेल इसे रोकेगी नहीं, इसे अलाउ कर देगी। ठीक है, अलाउ कर देगी। तो आपको बताना है कि बताओ एंडोडर्मिस के पहले कौन कौन से मेथड काम करते हैं, एपोप्लास्ट कि सिम्प्लास्ट या दोनों। देखो, एंडोडर्मिस के पहले एपोप्लास्ट भी काम कर रहा है और सिम्प्लास्ट भी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एंडोडर्मिस से लेकर के जाइलम तक कौन काम करता है, एंडोडर्मिस से लेकर के जाइलम तक कौन काम करता है, सिर्फ एक ही मेथड, दैट इज सिम्प्लास्ट ओनली। केवल और केवल ओनली बाई सिम्प्लास्ट, ओनली सिम्प्लास्ट काम करता है। तो बताइए एंडोडर्मिस के पहले कौन सा मेथड काम करेगा, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट या दोनों ही, तो दोनों ही काम करेंगे। लेकिन एंडोडर्मिस के से लेकर के जाइलम के अंदर तक आने का मेथड कौन सा है, तो आप बताओगे सिम्प्लास्ट ओनली, सिम्प्लास्ट ओनली। एक बार अगर जाइलम में आ गया, एक बार जाइलम में अगर वाटर आ गया, तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ वो जाना चाहिए तेज तेज वाले मेथड से। अब तेज वाला मेथड कौन सा था, एपोप्लास्टिक मेथड, एपोप्लास्टिक मेथड। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखो, ऐसा मेथड बताइए जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से होगा। आंसर आया एपोप्लास्ट। या फिर इंटर सेलुलर स्पेस द्वारा होगा, तो आंसर आएगा एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या सेल के अंदर से गुजरने की आवश्यकता है, नहीं, ये सेल के अंदर से नहीं गुजरेगा, ये गलियों से गुजर जाएगा। जो गलियों के बीच में गैप होता है ना, ऐसे वैसे ऐसे वैसे गुजर गया, टेढ़े मेढ़े टेढ़े होकर के निकल लिया, जरा सी भी जगह मिली निकल लिया, और ये तेजी से निकल लिया, और निकलने के बाद ये यहाँ पहुँच गया। अब एंडोडर्मिस की गली में इसको रोकने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसने वहाँ रोक लिया, इसने कहा चेक कराओ कहीं कुछ तुम इलीगल सामान तो नहीं ले जा रहे अंदर। तो इसने इसको चेक कर दिया, चेक करने के लिए इसको रूम में भेज दिया। अब रूम मतलब सेल के अंदर आ गया, सेल के अंदर कौन सा मेथड काम करता है, तो सिम्प्लास्ट। तो बताइए एंडोडर्मिस के पहले तक कौन सा मेथड काम किया, एपोप्लास्ट, और इसके बाद ये किस में जाके मिल गया, सिम्प्लास्ट तक। ठीक है, और सिम्प्लास्ट इसको कहाँ पहुँचा देगा, वेस्कुलर बंडल में। एक तो एपोप्लास्टिक हो गया। सिम्प्लास्टिक मेथड में जो पानी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर से गुजरेगा, और अंदर से गुजरेगा और इसको सेल को क्रॉस करना पड़ेगा, और सेल को क्रॉस करने के लिए जो होल होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर से आएगा। ठीक है, किसमें प्लाज्मोडेस्मेटा इन्वॉल्व नहीं हुआ था, एपोप्लास्ट। किसमें इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, सिम्प्लास्ट। किसमें सेल के अंदर एंट्री नहीं थी, तो एपोप्लास्ट। किसमें सेल के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, तो सिम्प्लास्ट में। इसीलिए किसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, देखो एक चेक पॉइंट यहाँ है, दूसरा चेक पॉइंट फिर यहाँ है, तीसरा चेक पॉइंट यहाँ है, चौथा चेक पॉइंट यहाँ है,
पांचवा चेक पॉइंट यहाँ है, छठवां चेक पॉइंट यहाँ, इतने सारे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ रहा है, बार बार गुजरना पड़ रहा है। और क्यों ना गुजरना पड़े, क्योंकि हर सेल को खतरा है कि भाई बाहर से कहीं टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो नहीं आ गए। और यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेल के अंदर से आ ही नहीं रहा है, तो सेल को खतरा नहीं है। हाँ, जब सेल के अंदर इसको आना था तब इसको चेक किया गया। कैसे चेक किया गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर, कि कहीं सेल के अंदर बेकार के मटेरियल तो नहीं आ गए, कहीं टॉक्सिक सब्सटेंस जहरीला पदार्थ तो नहीं आ गया। इसीलिए किस मेथड में स्पीड बार बार स्लो हो जा रही है, सिम्प्लास्ट में। किस मेथड में स्पीड स्लो नहीं हो रही थी, तो एपोप्लास्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एपोप्लास्ट में स्पीड क्यों इतनी फास्ट रहती है, क्योंकि देखो जब जाइलम में पानी पहुंच जाएगा तो यहाँ पर पानी ट्रांसपायरेशनल पुल द्वारा खींच लिया जाएगा। ट्रांसपायरेशनल पुल द्वारा खींच लिया जाएगा। इधर से पानी भाप बन के उड़ेगा, तो इधर से पानी के जो बीच के मॉलिक्यूल है उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसन फोर्स। कोहेसन फोर्स। पानी के मॉलिक्यूल और जाइलम की दीवार के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा, एडेशन फोर्स। पानी के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को कोहेसन बोलते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को एडेशन फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इधर पानी भाप बन के उड़ रहा है। हम किस मेथड की बात कर रहे हैं, एपोप्लास्ट मेथड की। एक बार जाइलम में पानी आ गया, ठीक है, तो फिर वो एपोप्लास्ट मेथड द्वारा ही जाता है। क्यों, क्योंकि एपोप्लास्ट में पानी भाप बन के उड़ता है ट्रांसपायरेशन द्वारा। जब पानी भाप बन के उड़ता है तो दो पानी के मॉलिक्यूल आपस में चिपक करके ऊपर भागने लगते हैं, इसे बोलते हैं कोहेसन फोर्स। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल दीवार से भी चिपके रहते हैं, इसको बोलते हैं एडहेशन फोर्स। तो किस विधि में कोहेसन और एडहेशन फोर्स काम कर रहा है, तो आप बताओगे एपोप्लास्ट मेथड में। इसीलिए ये फास्ट होगा कि स्लो होगा, फास्ट होगा। ठीक है, बहुत फास्ट होता है। इसमें कोहेसन फोर्स सपोर्ट करता है, एडेशन फोर्स सपोर्ट करता है। इसके द्वारा चीज़ें कैसे होंगी, जाइलम के थ्रू जा रहा है तो चीज़ें कैसे होंगी, बल्क फ्लो। बल्क फ्लो होगा, यानी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें जाएगा। फास्ट मेथड होगा कि स्लो मेथड होगा, फास्ट मेथड होगा। क्या कोई बैरियर काम करेगा, नहीं, नो बैरियर। यहाँ पर कोई सेल के अंदर का बैरियर नहीं काम कर रहा था, ओनली ओनली कैस्पेरियन स्ट्रिप, सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ के। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मैं सिम्प्लास्ट के लिए कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। देखो, सिम्प्लास्ट क्या होगा, सिम्प्लास्ट में गुजरेगा वाया साइटोप्लाज्म। डिपेंड्स अपॉन सेलुलर एनर्जी। इसके लिए सेल की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यानी डिपेंड्स अपॉन मेटाबॉलिज्म, डिपेंड्स अपॉन सेल मेटाबॉलिज्म, सेल के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करेगा। इसमें एनर्जी की जरूरत लग रही है, मतलब ये एक्टिव मेथड है। और याद करो, जब भी कभी एक्टिव मेथड काम करता था तो साइटोप्लाज्म चक्कर काटता था, यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विल बी रिपोर्टेड, विल बी रिपोर्टेड। ये स्लो मेथड है कि फास्ट, स्लो मेथड है। क्यों, क्योंकि सेल को क्रॉस करना होता है, बिकॉज हैज टू क्रॉस द सेल। और इसमें वाया कहाँ से होगा, प्लाज्मोडेस्माटा, वाया प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा होता है। ठीक है, ये सारी इसकी क्वालिटी बता दी। स्लो मेथड है कि फास्ट मेथड है, स्लो मेथड। किसमें एनर्जी खर्च नहीं हुई थी, इसमें नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, और ये फास्ट मेथड थी। ठीक है, अब एक पॉइंट और बता देते हैं। देखो, अब मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ डिफरेंसेस, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ये पैसिव मेथड, ये कैसा मेथड होगा, एक्टिव मेथड। मतलब यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता
नहीं होगी। यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होगी। इसमें कहाँ से होता है? वाया स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, also by intercellular space। ये कहाँ से होता है? वाया साइटोप्लाज्म with the help of प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसमें क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये देखो आप, कैस्पेरियन स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये रेड कलर के जो रिंग्स हैं, ये रेड कलर की जो रिंग्स है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये पानी को अंदर आने से रोक लेती है क्योंकि सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। लेकिन यहाँ से देखिए ब्लू कलर वाला मेथड काम करेगा। ब्लू कलर वाला मेथड कौन सा होता है? तो ब्लू कलर वाला मेथड था सिम्प्लास्ट। रेड वाला काम करना बंद कर जाएगा, लेकिन ब्लू वाला भी काम करेगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप, check it, no role of कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। नो रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये सेल के अंदर से जा ही नहीं रहा है। सेल के अंदर से नहीं जा रहा है तो मेटाबॉलिज्म का कोई रोल नहीं है यहाँ में। मेटाबॉलिज्म प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो ये रुक जाएगा। मेटाबॉलिज्म प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये कैसा मेथड है? फास्ट। ये कैसा मेथड है? स्लो। क्लियर? इतनी बात हो गई। अब आगे के डिफरेंसेस। किसमें कोहेसिव और एडेसिव फोर्स काम करेगा? इसमें वाटर इवेपोरेट्स या ट्रांसपायर्ड। सो कोहेसिव एंड एडहेसिव force assist to transport water, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है, नो रोल। ठीक है, नो रोल। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा फ्रॉम रूट हेयर अप टू एंडोडर्मिस, और फिर होगा ऑल्सो इन जाइलम। ये कहाँ से कहाँ होता है? ये होता है फ्रॉम रूट हेयर, इसमें ये स्पेस द्वारा हो रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये रूट हेयर से लगातार हो रहा है, कहाँ पर? टिल जाइलम। किसके थ्रू? साइटोप्लाज्म के थ्रू। रूट हेयर से जाइलम में हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। ये रूट हेयर से एंडोडर्मिस तक हो रहा था, इंटरसेलुलर स्पेस तक। ये जाइलम तक क्यों हो गया? क्योंकि एंडोडर्मिस का कैस्पेरियन स्ट्रिप इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, बट नेवर इन जाइलम। जाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि काम करती है, कौन सी? एपोप्लास्ट। क्योंकि जाइलम के ज़्यादातर कंपोनेंट डेड हैं और डेड जगह पे एनर्जी होती नहीं है, तो कौन सा मेथड काम करेगा? एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट विल हेल्पफुल इन एसेंट ऑफ सैप इन जाइलम। इज इट क्लियर? तो आइए देखिए, एक एक्टिव मेथड था और एक पैसिव मेथड था। आइए देखते हैं, एक्टिव प्रोसेस कौन सी थी? सिम्प्लास्ट। पैसिव प्रोसेस कौन सी थी? एपोप्लास्ट। देखो, एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? इसमें रूट की एक्टिविटी काम करती है, रूट की एक्टिविटी एंड रूट हेयर की एक्टिविटी काम करती है। ठीक है, यहाँ पर सूट और स्टेम लीफ की एक्टिविटी काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे लीफ के ट्रांसपायरेशन के कारण पानी को खींचा जा रहा था। लीफ के ट्रांसपायरेशन के कारण
वाटर को ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा था या पुल किया जाता है। इसमें देखो ये आ गई बात, ट्रांसपायरेशनल पुल काम करेगा, ठीक है। और ये ट्रांसपायरेशन के रेट पर डिपेंड करेगा। ट्रांसपायरेशन जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जितना ज़्यादा काम करता है उतना ज़्यादा ही कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स लगता है। और मैंने बोला था जब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स लगेगा तो एपोप्लास्ट मेथड काम करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें रूट धक्का देगा, इसमें रूट धक्का देगा। रूट क्यों धक्का देगा? एनर्जी खर्च करेगा और फिर धक्का देगा। तो इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस। इसमें ट्रांसपायरेशन रोल प्ले कर रहा था, इसमें ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस काम करेगी, ठीक है। ये ट्रांसपायरेशन पर डिपेंड कर रहा था, ये ट्रांसपायरेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि ये डिपेंड करेगा, डीपीटी ना लिख करके आप बोलो साई डब्लू पर, साई डब्लू पर। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा लंबी दूरी तक कवर नहीं कर पाता। देख लो, केवल जाइलम तक ही कवर कर पाता है, ये जाइलम के अंदर तक, नीचे से ऊपर तक जाता है, ठीक है। अब देख लो, ये रही सेल वॉल, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से जो मेथड हो रहा है ये देखो, बिना किसी डिस्टरबेंस के, ये देखो गली कूचे से बचते बचाते निकल गया। अब यहाँ आगे नहीं जा सकता, ये टकरा गया, क्योंकि चेक पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसीलिए ये घूम जाता है। अब ये इस गली से ना जा करके इस मेन रोड से जाएगा। मेन रोड से जाएगा तो कौन सा मेथड का पार्ट बन जाएगा? सिम्प्लास्ट। इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा था कि एपोप्लास्ट मेथड कहाँ से कहाँ तक काम करता है? फ्रॉम रूट हेयर टू द एंडोडर्मिस, फ्रॉम रूट हेयर टू द एंडोडर्मिस। उसके बाद ये किसका पार्ट बन जाता है? सिम्प्लास्ट, ठीक है, सिम्प्लास्ट। अब देखो, सिम्प्लास्ट द्वारा ये यहाँ से यहाँ गया, और फिर सिम्प्लास्ट द्वारा ही ये यहाँ से यहाँ आया, सिम्प्लास्ट द्वारा ही ये यहाँ से एंटर कर गया। लेकिन एक बार अगर ये जाइलम में आ गया तो ये फिर से दोबारा कैसा हो जाता है? दोबारा हो जाता है एपोप्लास्टिक। तो एपोप्लास्ट द्वारा हो जाता है, याद रखिएगा। फिर से मेरी बात सुनिए, एपोप्लास्ट सॉइल से लेकर के एंडोडर्मिस तक काम करता है। उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर और पेरीसाइकिल के अंदर से लेकर के जाइलम तक लाने का मेथड कौन सा है? सिम्प्लास्ट। लेकिन एक बार अगर जाइलम में आ गया तो जाइलम डेड कंपोनेंट है कि लिविंग? जाइलम के ज़्यादातर कंपोनेंट डेड होते हैं, इसीलिए अब कौन सा मेथड काम करेगा? डेड पार्ट्स में एनर्जी सप्लाई नहीं मिलती, और फास्ट मेथड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पौधा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऊपर पहुंचाना है। और ज़्यादा तेज वाला मेथड कौन सा था? एपोप्लास्ट। इसलिए एपोप्लास्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर द एसेंट ऑफ सैप। पानी के ऊपर चढ़ने को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। अब देखो, जो इस जगह से आ रहा था, इस जगह आया, साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म ने चक्कर मारा, साइटोप्लाज्म में चक्कर मारा, एनर्जी खर्च हुई, और फिर प्लाज्मोडेस्मेटा से गुजरा। प्लाज्मोडेस्मेटा से जब गुजरेगा तो इसको सेल को क्रॉस करना पड़ रहा है। जब सेल को, ये देखो लिखा है प्लाज्मोडेस्मेटा, जब ये प्लाज्मोडेस्मेटा को क्रॉस कर रहा है, सेल को क्रॉस कर रहा है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। फिर इसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए फिर से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी, फिर ये प्लाज्मोडेस्मेटा से गुजरेगा, फिर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी बेटा, फिर इसको वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से गुजारा जाएगा, फिर इसकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, फिर गुजारा जाएगा, फिर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर ये फाइनली यहाँ पहुँच गया। बताओ, वेस्कुलर सिलेंडर में यानी जाइलम में, जाइलम को वेस्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, वेस्कुलर सिलेंडर में पानी किस विधि से आता है? वेस्कुलर सिलेंडर में पानी किस विधि से आता है? एपोप्लास्ट, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट या बोथ। तो आंसर आएगा ओनली बाय एपोप्लास्ट। देखो, वेस्कुलर सिलेंडर में यानी जाइलम में, देखो एपोप्लास्ट वाला मेथड भी सिम्प्लास्ट द्वारा आया था, और सिम्प्लास्ट तो सिम्प्लास्ट द्वारा आ ही रहा है, तो केवल और केवल सिम्प्लास्ट में, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, एपोप्लास्ट कहाँ से कहाँ काम किया? फ्रॉम द सॉइल अप टू द, मतलब फ्रॉम द रूट हेयर अप टू द एंडोडर्मिस एंड ऑल्सो इन जाइलम। जबकि जो सिम्प्लास्ट कहाँ काम किया? तो आप बताना कि फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम या वेस्कुलर सिलेंडर तक। क्लियर? चलो बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ये देखो, ये पानी जा रहा है, पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, वो कोहेसन, और ये एडेशन,
और मैंने क्या बोला था, जाइलम में पानी किस विधि द्वारा चढ़ता है, जब कोहेसन एडेशन पोल फोर्स लग रहा है। इसका कारण क्या था, ट्रांसपायरेशनल पुल, यानी इसका मेथड का नाम क्या हुआ, मेथड का नाम है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मेथड काम करता है। पानी देखिए नीचे से ऊपर चढ़ता चला जा रहा है बाय एपोप्लास्टिक मेथड। ऊपर से पानी को खींच लिया जा रहा है ट्रांसपायरेशन द्वारा, और नीचे से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इधर से पानी को पुल कर लिया जा रहा है, पुलिंग बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक है, पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। बोलते हैं एपोप्लास्ट जो था वो पूरे पौधे में लगभग होता है, सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप जो थी एंडोडर्मिस की, वहाँ नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी थी, सुबेरिन, थोड़ा बहुत लिग्निन भी होता है। दोनों वाटर के लिए परमेबल थे कि इम्परमेबल, इम्परमेबल, इसीलिए ये पानी को अलाउ नहीं करता था। इसीलिए ये क्या कहाँ चला गया था, ये चला गया था सिम्प्लास्टिक मेथड द्वारा। द एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर occurs exclusively through the intercellular space and the wall of the cell। मतलब ये सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच के स्पेस से होता था, या तो फिर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस से होता था। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल वॉल। जब एपोप्लास्ट मेथड काम किया तो सेल को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, सेल को क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, एक बार फिगर फिर से दिखा देते हैं। देखो सेल के अंदर गया ही नहीं, ये तो गलियों से गुजर गया ना। ये देखो ये सेल के अंदर जा ही कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में कहाँ आ रहा है, ये देखो ये बाहर ही बाहर गुजर गया, इसीलिए इसमें सेल के अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिखा है मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ा। सेल मेम्ब्रेन तो ये है बेटा, सेल मेम्ब्रेन तो ये है, दो सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस नहीं करना पड़ा। दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेडियंट। बोल रहा है ये मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर, अंतर। ठीक है, द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो। देखो बीच में कोई बैरियर है ही नहीं, जब सेल वॉल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सेल को क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है, तो देयर इज नो बैरियर या चेक पॉइंट। तो सेल ये यहाँ से गया था, यहाँ फुर्र द्वारा यहाँ आ गया बहुत तेजी से। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, एज वाटर इवेपरेट्स। पानी ऊपर से भाप बन के उड़ रहा है, ये देखो पानी ऊपर से भाप बन के उड़ रहा है, पानी ऊपर की तरफ ये पुल किया जा रहा है, पानी भाप बन रहा है तो पुल होगा। द एटमॉस्फेयर एंड द टेंशन डेवलप्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर। इसी कारण पानी की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम बन गई है। देखो ब्लू कलर की लाइंस जो है, ब्लू कलर के जो डॉट हैं, ये पानी की धारा है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी तेजी से आराम से कंटिन्यूअस धारा में बहने लगा एपोप्लास्ट विधि द्वारा। इसका मतलब मास फ्लो होने लगेगा पानी का, यानी पानी तेजी से चला जाएगा। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, पानी और जाइलम की दीवार में कौन सा फोर्स लगेगा, एडेशन, और दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसन। ये देखो लिखा है एडेशन, ये देखो लिखा है कोहेसन। इधर से पानी को खींच लिया गया, इधर से पानी एब्जॉर्ब हो गया। किस विधि द्वारा आ रहा है, एपोप्लास्ट की सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, अब देखो बेटा, द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म। मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड रहेगा। ये देखो ये प्रोटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड है, ये देखो इंटरकनेक्टेड है। किसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा, प्रोटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड रहता है आपस में। ये देखो लिखा है द सिम्प्लास्टिक सिस्टम, द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट नेबरिंग सेल आर कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब पास पड़ोस की सेल आपस में एक होल से जुड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। जब भी कभी सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा, द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल दियर साइटोप्लाज्म। मतलब हमेशा पानी कहाँ से गुजर के आएगा, साइटोप्लाज्म या बीच के स्पेस से, साइटोप्लाज्म से। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। एक सेल से दूसरी सेल तक कैसे पहुंचा था, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। ठीक है, इंटरसेलर का मतलब एक सेल से दूसरी सेल के बीच में।
वाटर हैज़ टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। बोल रहे हैं चूंकि यहाँ से पानी यहाँ पहुँचा तो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हुआ होगा, और सेल मेम्ब्रेन में क्या लगी होती है बेटा, प्रोटीन। आप बताओ पानी लिपिड से आता है कि प्रोटीन से आता है, कौन सी प्रोटीन से पानी आया था, याद करो, एक्वापोरिन या वाटर चैनल, याद आ रहा है, इसीलिए तो याद रखो इसको सेल वॉल से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लिखा है ना कि वाटर हैज़ टू इंटर द सेल थ्रू द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में भी किससे आएगा, एक्वापोरिन चैनल से या वाटर चैनल से, इसीलिए इसकी स्पीड जो होती है ना वो रिलेटिवली स्लोअर हो जाती है। एस मतलब सिम्पलास्ट, एस मतलब स्लो, ठीक है। मूवमेंट इज अगेन डाउन द पोटेंशियल, इससे इसका जो ग्रेडियंट था, जो इसका प्रभाव था, जो इसका पानी को ले जाने की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसीलिए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को जो स्पीड कम हो जा रही थी उसको कैसे बढ़ाया जा रहा था, साइटोप्लाज्म को गोल 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 घुमा घुमा के, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यू मे हैव you may observe cytoplasmic streaming in the cell of hydra leaf, and the movement of chloroplast due to the streaming is easily visible। देखो जो हाइड्रिला की पत्तियां होती हैं उसका जो सेल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे उसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो घूमते हुए आपको उसमें दिखाई पड़ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख होता है। ये देखो बेटा, इस आप एनिमेशन में आप देख पा रहे हो किस प्रकार क्लोरोप्लास्ट यहाँ से हम मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हाइड्रा की पत्तियों में देखो लिखा है, यू मे हैव ऑब्जर्व द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल ऑफ हाइड्रा लीफ, द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द स्ट्रीमिंग इज इजली विजिबल। तो देखा आपने कि इस प्रकार हाइड्रिला की पत्तियों में किस प्रकार साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। आप देख रहे हो, ये देखिए कैसे साइटोप्लाज्म ऐसे गोल 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 चक्कर काट रहा है। ये देखिए ये एक सेल है, इसमें देखिए ऐसे घूम घूम के आ रहा है बार बार, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से राउंड एंड राउंड चक्कर काट रहा है, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब देखिए क्या लिखा है बेटा एनसीईआरटी में, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड। मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स की सेल बनी होती है किसकी, पैरेनकाइमा की। मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स की सेल पैरेनकाइमा की बनी होती है, और पैरेनकाइमा के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर पानी कैसे आता है, एपोप्लास्टिक विधि से। एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट, यानी पानी के लिए कहीं इसको रुकावट नहीं मिलती जल्दी। हाउ एवर द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, एक जगह को छोड़ के इनर बाउंड्री और कॉर्टेक्स जो होती है वो क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस। ये देखो कॉर्टेक्स की इनर बाउंड्री एंडोडर्मिस कहलाती है। उसी में बताया था ये रेड कलर की रिंग होती है, रेड कलर की ये रिंग है, इनका नाम है कैस्पेरिन स्ट्रिप। बार बार बताया है कि ये कैस्पेरिन स्ट्रिप सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है, ये पानी को रोक लेती है, इसके अलावा पानी को कहीं नहीं रोका जाता है। तो देखो लिखा है, हाउ एवर इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स, जिसको एंडोडर्मिस कह रहे थे, ये पानी के लिए इम्परमेबल होती है। क्यों, क्योंकि ये बनी होती है बाय द बैंड ऑफ सुबेरिन मैट्रिक्स। ये जो बैंड है, ये जो रिंग है, ये रिंग को ही बैंड बोल रहे हैं, इसका नाम है कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो ये सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है, इसे बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। वाटर मॉलिक्यूल अब इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा वहाँ जहाँ सुबेरिन नहीं है। अब देखो यहाँ पर सुबेरिन था तो ये इसके थ्रू यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या करेगा, अंदर से होते हुए यहाँ आ जाएगा, अंदर से होते हुए सेल के अंदर आ जाएगा, ये सेल के अंदर आ जाएगा। और जब सेल के अंदर आ जाएगा तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, ये पार्ट बन जाएगा सिम्प्लास्ट का। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। So they are directed to the wall region that are not suberized into the cell, मतलब सेल में उस जगह से आएगा जहाँ पर सुबेरिन नहीं है, और ऐसा एक जगह होगा, कहाँ होगा, मेम्ब्रेन में। ऐसा मेम्ब्रेन में कई जगह पे होगा। द वाटर, और मेम्ब्रेन में एंडोडर्मिस की ही मेम्ब्रेन में होगा, लेकिन एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन में कहाँ से होगा, तो आप बता देना पैसेज सेल, विच इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, पैसेज सेल के थ्रू आएगा, पैसेज सेल। तो मेम्ब्रेन, इनकी मेम्ब्रेन में कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ सुबेरिन नहीं होता, उनको बोलते हैं पैसेज सेल। तो ये पैसेज सेल भी कहाँ पाई जाती है, एंडोडर्मिस में, लेकिन यहाँ कैस्पेरिन स्ट्रिप एब्सेंट होता है, जिससे वाटर अंदर प्रवेश कर सकता है। और एक बार पानी अंदर आ गया, द वाटर देन मूव थ्रू द सिम्प्लास्ट, तो सिम्प्लास्ट द्वारा वो आगे जाएगा,
एंड अगेन क्रॉसेस द मेम्ब्रेन टू रीच द सेल ऑफ द जाइलम। किसकी किसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा बताओ? एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है? पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर कहाँ पे चला जाएगा? फिर जा करके वो कहीं जाइलम में पहुंचेगा। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन द एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस के बाद ये कौन से मेथड से गया? सिम्प्लास्टिक से। दिस इज द ओनली वे वाटर एंड अदर सोल्यूट कैन एंटर द वेस्कुलर सिलेंडर, मतलब वेस्कुलर सिलेंडर में आने का एकमात्र तरीका था कौन सा? सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट इज द ओनली वे बाय विच द वाटर एंड अदर सोल्यूट्स एंटर्स इन द वेस्कुलर सिलेंडर, दैट मीन्स जाइलम। ठीक है, तो जाइलम में आने का एक ही तरीका था, याद रखिए। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। वंस इनसाइड द जाइलम, एक बार जाइलम के अंदर वो आ गया तो अब जाइलम के सारे कंपोनेंट कैसे हैं? लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो ज़्यादातर 3 कंपोनेंट जो हैं वो नॉन लिविंग है, यानी डेड हैं। जो जो पाइपलाइन से वो डेड हैं, इसीलिए डेड जगह पे पानी कैसा हो जाएगा? फ्री। और पानी फ्री हो जाएगा तो वो सेल के बीच के स्पेस से फिर आने लगेगा थ्रू देम। जो सेल के बीच के स्पेस हैं, जाइलम का जो ल्यूमेन है वहाँ से आएगा, ट्रैकिट्स का जो ल्यूमेन है वहाँ से आएगा, उनके बीच के स्थान से आएगा। ठीक है। इन यंग रूट, जब रूट यंग होती है तो पानी डायरेक्टली इंटर कर जाता है जाइलम वेसल्स में एंड दियर ट्रैकिट्स, जाइलम के वेसल्स में और जाइलम के ट्रैकिट्स में डायरेक्ट इंटर कर जाता है। ठीक है। जब यंग होता है तो ये सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट एंटर कर जाता है पानी। ठीक है। दीज आर नॉन लिविंग कंडिट, चूँकि जाइलम नॉन लिविंग है सो पार्ट द एपोप्लास्ट, इसीलिए किसका पार्ट बन जाता है? एपोप्लास्ट का। द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इनटू द रूट वेस्कुलर सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर। ये देखिए, ये सेल के थ्रू गुजर रहा है, ये सेल के अंदर होते हुए, ये रेड लाइन से होते हुए, ये देखिए सेल को क्रॉस कर रहा है, फिर देखिए दूसरी सेल को क्रॉस कर रहा है, फिर सेल को क्रॉस कर रहा है, फिर एंडोडर्मिस को क्रॉस करते हुए फिर ये यहाँ तक आ गया वेस्कुलर सिलेंडर में। ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये मेथड हुआ सिम्प्लास्टिक। जबकि देखो सेल के बीच में जो गैप था ये वहाँ से होता हुआ आ रहा है, ये देखो 2 सेल के बीच का जो गैप होता है ना, ये वहाँ से होता हुआ आ रहा है और केवल एंडोडर्मिस तक आ रहा है। उसके बाद ये मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि एंडोडर्मिस किसकी बनी थी? कैस्पेरिन स्ट्रिप की। यानी एंडोडर्मिस के पहले कौन से मेथड काम करता है? सिम्प्लास्ट की एपोप्लास्ट, या दोनों? दोनों काम करता है। लेकिन एंडोडर्मिस के बाद केवल एक ही मेथड काम करता है, कहाँ तक? वेस्कुलर सिलेंडर तक, दैट इज सिम्प्लास्ट। ये देखिए, और एक बार जाइलम के अंदर आ गया तब केवल और केवल एक ही मेथड काम करेगा, दैट इज एपोप्लास्ट ओनली। एपोप्लास्ट ओनली। सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर, कुछ पौधों में एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखिए कुछ पौधों के अंदर रूट तो होती है लेकिन उनमें रूट हेयर नहीं होता। अगर रूट हेयर नहीं होता है या तो पुअरली डेवलप्ड होता है तो वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो वहाँ पर क्या होते हैं? फंजाई ने कहा कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको भी कुछ फ़ायदा होगा, पौधे को भी कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? फंजाई ने बोला कि हम तुम्हें वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देते हैं, बदले में तुम हमें खाना दो क्योंकि हम हेट्रोट्रॉफ हैं, तुम ऑटोट्रॉफ हो। तो इसने कहा ठीक है, ओके, ऐसा ही करते हैं। तो माइकोराइजा इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस। सिम्बायोटिक का मतलब किसको फ़ायदा होगा? पौधे को कि फंगस को, कि दोनों को? दोनों को फ़ायदा होगा, जो कि रूट इकोसिस्टम के साथ बन जाता है, रूट सिस्टम के साथ बन जाता है। फंगस फिलामेंट क्या कर देता है? ये जाल बना देता है किसके चारों तरफ? यंग रूट के चारों तरफ। और कभी कभी तो अंदर रूट की सेल के अंदर पेनिट्रेट भी कर जाता है। पेनिट्रेट नहीं करेगा तो मिनरल और वाटर देगा कैसे और खाना लेगा कैसे? जो फंजाई के हाइफा होते हैं, यानी जो फंजाई का जो फाइबर सिंगल फिलामेंट होता है, वो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो मिनरल आयंस और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा? सॉइल से। एंड मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल दैट परहैप्स ए रूट कैन नॉट डू। मतलब ये कह रहा है कि इसने चारों तरफ इसके लिपट गया और लिपटने के बाद इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। फंजाई जब चारों तरफ लिपट जाती है रूट के साथ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ा देने से क्या हुआ बेटा? अब वाटर और मिनरल तेज़ी से एब्जॉर्ब करके लाने लगी। जब पौधे ने देखा कि अरे इसने तो अपना काम कर दिया, पौधे ने कहा ये लो खाना खा लो। ठीक है, ये लो। खाने खाने के साथ साथ कुछ और मटेरियल भी दे देती है। देखो क्या लिखा हुआ है,
द हाइफा हैव वेरी लार्ज surface area and absorb the mineral iron and water from the soil, forms the much larger volume of soil that perhaps the root cannot do. अकेले रूट ऐसा नहीं कर पाता. Fungus provides mineral and water to the root. In turn, the root provides sugar. sugar के साथ साथ और क्या दिया? नाइट्रोजनस कंपाउंड भी दे दिया. किसको? माइकोराइजा यानी फंगस को. सम प्लांट हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन. ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चल पाए. ऑब्लिगेट का मतलब होता है 100% डिपेंडेंट. तो कुछ पौधों में 100% डिपेंडेंसी होती है माइकोराइजा पे. अगर माइकोराइजा नहीं बना तो वो पौधे जर्मिनेट नहीं करेंगे या फिर उनका लाइफ साइकिल नहीं चल पाएगा. फॉर एग्जाम्पल पाइनस के सीड को ही ले लीजिए. पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता बिना माइकोराइजा के, और वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाता अपने आप को विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा. ठीक है, तो माइकोराइजा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. क्लियर बेटा? तो आज हमने देखा कि पानी किस प्रकार एब्जॉर्ब होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस उसकी ज़रूरत क्यों नहीं पूरी कर पाता. तो हमने बहुत सारे पहलुओं को आज आराम से देखा, पढ़ा, और आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने पूरी एनसीईआरटी और जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं नीट में वो सब कवर किया है. तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए. ठीक है, ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट हो. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं इसके लेक्चर में. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.